ऐसा करके हमें कुछ क्वेश्चन दिया गया है। हम लोग कूलम्ब्स लॉ, गॉस लॉ पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। फंडामेंटल क्वेश्चंस, पॉपुलर क्वेश्चंस है, जी में भी आ चुका है। द पेंडुला मीन्स प्लूरल ऑफ पेंडुलम आर शोन इन इक्विलिब्रियम। देन दिया है कि यहाँ पर एक पेंडुलम है जिसका मास है m1 और चार्ज है q1, ठीक है। यहाँ पर दूसरा है, ये देखो m2 q2 आर द पैरामीटर्स। ये केस में देखो, इस केस में दोनों पेंडुला जो है वो सिमेट्रिकली है अराउंड दी वर्टिकल लाइन, लेकिन यहाँ पर ये थोड़ा ज्यादा उठा हुआ है, ये कम नहीं। पूछा है बताओ क्या हाल है, क्यों ऐसा है, इसमें से किसका मास ज्यादा है, किसका मास कम है, किसका चार्ज ज्यादा है, किसका चार्ज कम है। पहला चीज तो ये है, थोड़ा सोचेंगे इसमें, थोड़ा सोचने वाली चीज है, ध्यान से देखना। अब ये जो पेंडुलम यहाँ पे कोई भी पेंडुलम इनमें से रेस्ट में है, वो क्यों रेस्ट में है? बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स, है कि नहीं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स है ना। अच्छा ये बात। और दूसरा पेंडुलम के बारे में सोचे तो इसके ऊपर भी ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना। अभी देखिए कि दोनों में से किसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा है। इसमें चार्ज q1 है, इसमें चार्ज q2 है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसमें ज्यादा है? इक्विलिब्रियम फोर्स इज सेम, यू कुड अंडरस्टैंड, इट इज सेम ऑन बोथ, फाइन। नाउ ग्रेविटेशनल फोर्स, अब जिसका ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगा वो खींच लाएगा नीचे, जिसका कम होगा उठ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उठाने की कोशिश कर रहे हैं। चलो पहले हम शुरू ऐसे करते हैं कि दोनों का मास बराबर है। सोचो दोनों का मास बराबर है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो बराबर हुआ। ये मान लो ये मास है, ये मास है, ठीक है। ये फोर्स इसको उठाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वेट के चलते उठा नहीं पा रहा है। ये फोर्स उठाने की कोशिश कर रहा है, वेट के चलते उठा नहीं पा रहा है। अगर ये वेट को हम थोड़ा ज्यादा कर देंगे और इसके ऊपर कुछ मास रख देंगे तो क्या होगा? ये थोड़ा दब के और नीचे आ जाएगा, मतलब इट विल कम समवेयर हियर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल बी सेम बट यू सी इट इज कमिंग डाउन। क्या आपको समझ में आ रहा है कि m2 मस्ट बी मोर देन m1? यस सर। सबको समझ में आ रहा है? यस। सो वी कुड अंडरस्टैंड, क्योंकि नीचे आ गया है थोड़ा तो पक्का इसका वेट थोड़ा ज्यादा है, इसलिए थोड़ा नीचे आ गया है, तो हम कहेंगे m2 इज ग्रेटर देन m1। अब अगर प्रूफ करने की कोशिश करेंगे इट विल टेक टू मच टाइम। हमें समझ में आ गया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज सेम। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों को ऊपर नीचे करने में कोई पार्शियलिटी नहीं करता है, बट ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसमें ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है ज्यादा नीचे आ जाएगा, जिसमें कम है वो उठ जाएगा, फाइन। नाउ यू लुक एट दिस क्वेश्चन। पूछा है मास। क्वेश्चन नंबर 2 में सॉल्यूशन देखिए, ये रेगुलर क्वेश्चन है। यहाँ पर एक दो पेंडुला है, ये मास m चार्ज q के हैं, एक्सक्यूज मी, और पक्का इनके ऊपर फोर्सेस तो आ रहे होंगे एट इक्विलिब्रियम। देयर मस्ट बी वेट mg एक्टिंग लाइक दिस। ये एंगल 60 डिग्री दिया है, तो आप लोग जानकार लोग हो, आप जानते हो कि ये लेंथ अगर बराबर है, ये 60 डिग्री है, तो पक्का ये एंगल भी 60 डिग्री तो होगा। इसका मतलब ये डिस्टेंस कितना होगा? व्हाट इज दिस डिस्टेंस? ये समझ में आ जाना चाहिए कि दिस डिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू l। क्या मैं सबको ठीक ठाक समझा पा रहा हूँ? Yes sir. Now what are the forces? What I want to find out? I want to find out the value of m, which is not given, and what we see is the masses are equal. In the question it is mentioned these masses are same, means the angle must be same. Here 30 degree and here 30 degree. I consider free body diagram of this mass. If I consider free body diagram of this mass, then you can say 8 equilibrium। यहाँ से मुझे एक इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलने वाला है, प्लीज ध्यान रखना। 8 इक्विलिब्रियम हम क्या कहेंगे? t का एक अपवर्ड कंपोनेंट है, कितना? t cos 30, t cos 60, ना ये 30 है तो ये 30 है, सॉरी, t cos 30 इज इक्वल टू mg। एंड t का ये वाला कंपोनेंट कितना? t sin 30 इज इक्वल टू f। तो tan 30 कितना हो गया? tan 30 इज f by mg। हाँ, तो फिर m कितना है भैया? f by g tan 30। क्या f का वैल्यू हमें मालूम है? हाँ मालूम है। कितना है f का वैल्यू? f का वैल्यू इज वेर
F is KQ square by L square। F की जगह वैल्यू डाल दीजिए, आपको M का वैल्यू मिल गया। ये सॉल्यूशन नंबर 2 का था। So mass of each bob is now known। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है? दिया है कि if the arrangement in question number 2 is inside a lift and the lift falls freely under gravity, लिफ्ट फ्री फॉल करेगा तो क्या व्हाट चेंजेस यू नोटिस? पहले आप बताओ कि किसी एक लिफ्ट के अंदर, ठीक है, डंडा था, इसमें से 2 पेंडुलम झूल रहे थे। अब अगर वो लिफ्ट फ्रीली फॉल करेगा, आपके अंदर का छुपा हुआ इंजीनियर क्या बोल रहा है? व्हाट यू विल ऑब्जर्व? व्हाट यू विल ऑब्जर्व? एंगल बढ़ जाएगा। क्या बोलो? एंगल बढ़ जाएगा? यस सर। एंगल बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? अच्छा सोचो, ये अगर मान लो इसमें चार्ज Q है, इसमें चार्ज Q है, ये मान लो 10 kg है, तब ज्यादा एंगल होगा कि जब ये 5 kg है ज्यादा एंगल होगा? सर सेम। 10 kg रखेंगे, जितना वजन 5 kg में ज्यादा एंगल होगा। 1 kg और ज्यादा एंगल होगा, क्योंकि फोर्स धकेल रहा है ना दोनों को, है कि नहीं? ये कूलम्बिक फोर्स उनको ढकेल रहा है। हेवी मास है बोल के ढकेल नहीं पा रहा है। 10 kg होने से एकदम पास रहेंगे। 5 kg थोड़ा दूर, 1 kg और दूर। जब ये फ्री फॉल करेगा, कौन? लिफ्ट, तो इनका तो वेटलेस हो गया। अब इनको नीचे खींचने वाली फोर्स नहीं है। क्या फोर्स रहेगा? ओनली दिस फोर्स एंड ए वेट। एवरीथिंग अंडर फ्री फॉल फील्स वेटलेस। क्या आपको समझ में आया? यस सर, यस। क्या ऐसा 2 फोर्स किसी बॉडी को इक्विलिब्रियम में रख सकते हैं? कभी नहीं। No. क्यों? फॉर इक्विलिब्रियम द फोर्सेस मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट। तो होगा क्या? ये दोनों फोर्स का कुछ रिजल्टेंट रहेगा इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में जो रिजल्टेंट रहेगा, ये चढ़ेगा ऊपर, ये भी चढ़ेगा ऊपर। एक पोजीशन आएगा जब ये आके यहाँ पे पहुंच जाएगा। अब इसके ऊपर कूलम्बिक फोर्स ऐसा है, टेंशंस ऐसे हैं बॉब का फ्री बॉडी डायग्राम में। हाँ, ये अब इक्विलिब्रियम में रह सकता है। क्या मैं आपको समझा पाया? यस सर। Yes. So what we observe? We observe that if the lift falls freely under gravity, then at equilibrium the thread will be horizontal. So क्या कहेंगे? At equilibrium thread is horizontal। ठीक है, और थ्रेड हॉरिजॉन्टल है तो व्हाट इज द टेंशन? टेंशन इज द फोर्स। फोर्स कितना है? KQ स्क्वायर बाय, अब ये डिस्टेंस कितना है? ये L 2L का स्क्वायर, सो इट इज KQ स्क्वायर बाय 4L स्क्वायर। So the tension in the thread will be equal to F, which is equal to KQ square by 4L square। Understanding or standing under? Understanding। बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है कि जो अरेंजमेंट है केस 2 का, क्वेश्चन नंबर 2 का जो अरेंजमेंट है, ऑयल में डुबो दिया गया, डुबाने के बाद भी एंगल वही बरकरार रहा। ऑयल का डेंसिटी है बॉल का डेंसिटी का आधा। द डेंसिटी ऑफ द बॉब्स, द ऑयल हुज डेंसिटी इज हाफ ऑफ द डेंसिटी ऑफ द बॉब्स। ठीक है, पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज द बुआंट फोर्स? इट इज density of the oil, volume of the ball into G। And what is weight of the ball? Density of the ball into V volume into G, mass into G। तो B और mg में क्या रिलेशन हो रहा है? दिया है कि रो ऑफ ऑयल इज हाफ ऑफ रो ऑफ बॉल, मतलब इसको आप रो ऑफ बॉल बाई 2 लिख सकते हो। तो क्या मतलब हुआ? B इज mg बाई 2। ये चीज समझ में आना चाहिए। क्या यहां तक सबको समझ में आया? यस सर। चलो,
यहां तक समझ में आ गया। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बोल रहा है इसको हवा में लटकाओ या ऑयल में डुबाओ, दोनों केस में एंगल बराबर रहता है। ठीक है, दोनों केस में ले लेते हैं। व्हेन इट इज इन एयर, दोनों ये एयर है, ये डिस्टेंस एल है, एंगल बराबर रहता है, एंगल कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हियर आर फोर्सेस F1 एंड फोर्सेस mg एंड यहाँ पर एंगल हमें दिया हुआ था, लेकिन मैं अश्यूम करता हूँ कि एंगल थीटा है, कुछ भी दिया हो सकता है, और ये डिस्टेंस d है। सपोज टू मेक इट मोर जनरलाइज्ड, तो ये हो गया कौन सा केस, इन एयर। तो आप कहोगे एट इक्विलिब्रियम T1 इज इक्वल T1, ये थीटा है तो ये भी थीटा है, T1 cos थीटा इज mg, T1 sin थीटा इज f, T1, इसको T1 क्यों कहेंगे, टेंशन, चलिए T1 ही कहते हैं। पहला केस है T1 cos थीटा इज इक्वल टू T1 cos थीटा इज इक्वल टू अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स mg। क्या मिला, tan थीटा इज इक्वल टू, पहला केस में फोर्स F1 था, F1 लिखे, इट इज F1 by mg। ये था केस 1 व्हेन सस्पेंडेड इन एयर। अब जब एयर से निकाल के हम किसी एक ऑयल में सस्पेंड करेंगे, केस 2 व्हेन आई सस्पेंडेड इन ऑयल, व्हाट थिंग्स आर सपोज्ड टू हैपन। नाउ दिस अरेंजमेंट इज इन ऑयल, दिस इज व्हाट इज ऑयल, ये ऑयल, ठीक है, ऑयल में डूबा हुआ है। अगर ऑयल में डूबा हुआ है तो क्या क्या फोर्सेस आ रहा होगा। अब क्योंकि बीच में कोई एक डाइलेक्ट्रिक आ गया है तो कोई फोर्स दूसरा आ रहा होगा। बोल रहा है कि एंगल वही रहा, अगर एंगल वही रहा तो ऑब्वियसली डी भी वही रहेगा, डी इज ऑल्सो रिमेनिंग द सेम। वेट तो जो था वही है, वेट हाउ कैन इट चेंज, वेट तो वही रहेगा, ठीक है, लेकिन इन एडिशन टू दैट ए बुआंट फोर्स विल एक्ट, दिस इज व्हाट इज द बुआंट फोर्स। ठीक है, क्या बोला, एंगल भी बरकरार रहा, मतलब दिस एंगल आल्सो रिमेन सेम। मैं इस बॉल का फ्रीबॉडी डायग्राम को थोड़ा इधर दोबारा ड्रॉ करता हूं। हम लोग देख चुके हैं कि B इज mg/2, तो नीचे की तरफ mg है, ऊपर की तरफ B है, तो इसको हम कुछ ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं कि हियर इज टेंशन T2, नहीं, हियर इज ए वेट mg माइनस B, नीचे mg ऊपर की तरफ B, mg माइनस B, बट B इज अगेन mg/2, mg माइनस B, चलो लिखते हैं। और हियर इज F2, क्या ये F2 और ये F1 बराबर, नहीं, यहाँ पर एयर था, अब तो यहाँ पर ऑयल आ चुका है, so the force must be different. So now what you observe, tension is different, force is different, but as it is mentioned, theta is same, ठीक है, थीटा सेम है। अगर थीटा सेम है, पूछा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा, ठीक है, हम यहाँ पे करने की कोशिश करते हैं। लेट मी डू इट हियर, यहाँ पर करने की कोशिश करते हैं। तो हम क्या कहेंगे इस केस में, केस 2 में क्या कहेंगे, अगेन फॉर इक्विलिब्रियम T2 sin थीटा इज इक्वल टू F2, T2 cos थीटा इज इक्वल टू mg माइनस B, तो हम कहेंगे T2 sin थीटा इज इक्वल टू F2 एंड T2 cos थीटा इज इक्वल टू mg माइनस B, दैट इज mg/2। कैसे पता चला, क्योंकि B वाज mg/2। डिवाइड करो, tan थीटा इज इक्वल टू F2 बाय mg/2। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन नंबर 1 में ये था, ठीक है। तो दोनों केस को इक्वेट कर देंगे, हमें पता चल चुका है B इज इक्वल टू mg/2 पता चल चुका है, इसको मिटा रहा हूं मैं। So from equation 1 and 2 मिला F2 by mg/2 is equal to F1 by mg और 2F2 is equal to F1, but F2 क्या है, F1 क्या है, 2 into F2 is force between these two charges। कितना है भाई,
or you say it is q square by 4 pi epsilon 0 epsilon r into d square. F1 क्या है? F1 is q square by 4 pi epsilon 0 d square. हा हा, ये तो सब कुछ कट गया 4 pi epsilon 0 d square. ओहो, तो एप्सिलॉन r इधर ले लो, क्या मिला? 10 एप्सिलॉन r इज इक्वल टू 2. काफी लोग निकाल लिए थे, सो गुड. सो रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम इज इक्वल टू 2. जिनका नहीं हुआ था उनको समझ में आया? यस सर. ठीक, चलिए क्या दिया है क्वेश्चन में यहाँ पे? 2 hollow conducting balls of different साइज अलग अलग है. एक का रेडियस स्मॉल आर है तो दूसरा का 2 आर है, 3 आर है, कैपिटल आर है, कुछ अलग है, बट सेम मास. दोनों का मास बराबर है, चार्ज बराबर है, तो ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम में रहेंगे. दे विल बी एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल. ये ऐसे रहेंगे. अभी काफी क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं. सो दे विल बी इन इक्विलिब्रियम. नाउ दे आर इन इक्विलिब्रियम. इफ दे आर फोर्सफुली ब्रॉट टू कांटेक्ट, जबरदस्ती खींच के पास लाए, टच करवा दिए और छोड़ दिए तो, क्योंकि दोनों में बराबर चार्ज नहीं है अभी, मतलब दोनों में सेम नेचर की चार्ज है. अगर पहले इसमें पॉजिटिव था तो टच करके छोड़ने से भी पॉजिटिव रहेगा. देयर विल बी रिपल्सन. दे विल अगेन गो बैक. व्हेन दे अगेन गो बैक, द एंगल थीटा विल रिमेन सेम और इट विल इंक्रीज और डिक्रीज एट इक्विलिब्रियम. इसके लिए मैं एक छोटा सा क्लू यूज करना चाहूंगा जो कि किसी एक न्यूमेरिकल का कंक्लूजन था और आपको याद रखना है. Suppose if Q coulomb is broken into 2 parts, Q coulomb is broken into 2 parts and parts are separated by some distance, then force is maximum when charge on parts are in ratio. क्या आपको याद है कितना था? 1:2. देखो 1:1. एक दो लोग बोल रहे हैं, बाकी लोग नहीं बोल रहे हैं. हम लोग क्लास में इसको कर चुके हैं, ठीक है. तो हम देखे थे when the charges are in equal proportion the force is maximum. अगर आपको 10 कूलम चार्ज दिया गया है, उसको कैसे भी दो टुकड़ा करो. You make it 4, 6, 3, 7, 2, 8, 5. कौन सा केस में प्रोडक्ट सबसे ज्यादा है? सबसे ज्यादा है when they are equal. Yes. ये क्लास में किए थे, लेकिन आपकी मुंह से आवाज नहीं आया. ठीक है सर, हम लोग तो सुनने के लिए फी दिए हैं, बोलने के लिए थोड़ी दिए हैं. क्यों बोलेंगे सर? आप बोल के पैसा लेते हो, हम बोलेंगे हमको कौन देगा सर? ठीक, बंद रखो. तो क्यू कूलम को अगर दो टुकड़ा किए, अगर ये नॉलेज आपके है, यहां पर बोल रहा है कि दोनों में बराबर चार्ज था. अब ये दोनों को जबरदस्ती कांटेक्ट मिला है. दूसरा कंसेप्ट क्या था इसमें? अगर हम कहेंगे कि बड़ा बॉल में चार्ज क्यू है, छोटा बॉल में भी चार्ज क्यू है, एंड नाउ दे आर ब्रॉट टू फिजिकल कांटेक्ट. When they are brought to physical contact, here it will be Q1, here it will be Q2. Q1 ज्यादा होगा कि Q2 ज्यादा होगा? What will be more? Q1, because charge per unit area will be same everywhere. यहाँ का सिग्मा 1, यहाँ का सिग्मा 2 बराबर होगा. सिग्मा 1 will be equal to sigma 2, implies sigma 1 charge per unit area into area. Charge per unit area into area will be the charge here. So Q1 will be more than sigma 2 into छोटे वाला एरिया. Q2 कितना है? चार्ज पर यूनिट एरिया into एरिया ऑफ दिस छोटा स्फीयर. छोटा स्फीयर का एरिया कम है, इसलिए चार्ज कम है. दोनों का चार्ज पर यूनिट एरिया बराबर होने के बावजूद इसका एरिया कम है, तो इसमें चार्ज कम है, इसमें चार्ज ज्यादा है. So Q1 is now more than Q2. Q1 is now more than Q2. अब सोचो, अब ये दोनों में बराबर चार्ज था
और अब भी चार्ज, टोटल चार्ज वही है, Q1 प्लस Q2 क्या है, वही Q है, सॉरी 2Q है। मतलब पहले 2Q चार्ज था, उसका एक हिस्सा Q इधर था, Q इधर था, टच करवा दी। अब इसमें ज्यादा चार्ज हो गया, इसमें कम चार्ज हो गया। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उन दोनों के बीच में था, वो फोर्स बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। सबको समझ में आ रहा है क्या? घटेगा, क्योंकि चार्ज अब बराबर नहीं है। ये Q होने से जो फोर्स होगा, मान लो ये Q से बढ़ के थोड़ा सा बढ़ गया, ये Q से थोड़ा कम हो गया, टोटल 2Q चार्ज को जब दो टुकड़ा किए, बराबर टुकड़ा करेंगे तो सबसे ज्यादा फोर्स होता है। अब बराबर टुकड़ा नहीं किए हैं, एक बड़ा टुकड़ा है, छोटा टुकड़ा है, एक स्मॉल Q1, एक स्मॉल Q2, नाउ द फोर्स विल बी लेस। अब ये फोर्स घट गया, लेकिन वेट तो उतना ही है ना। अब जितना फोर्स ढकेल रहा था, वो फोर्स ढीला पड़ गया, तो ये दोनों पास आ जाएंगे। व्हाट विल हैपन टू द एंगल? द एंगल विल, यस, कितने सारे कांसेप्ट की जरूरत पड़ा देखो। ये एंगल विल नाउ डिक्रीज बिकॉज़ द फोर्स हैज डिक्रीज्ड। क्या मैं सबको समझा पा रहा हूं? यस सर। यस, तो व्हाट विल से, तो कंक्लूजन क्या हुआ? is force, that is electrostatic force. Electrostatic force decrease, therefore the angle decrease. ठीक है, तो हम लोग 5 क्वेश्चन इसके ऊपर देख लिए। किसी को दोबारा चाहिए तो दोबारा बताएंगे। यहां पर दो इनफाइनाइट लाइन चार्ज दिया गया है। एक में चार्ज है λ1 कूलम पर मीटर, मींस ओवर एवरी 1 मीटर लेंथ यू फाइंड λ1 कूलम ऑफ चार्ज इज देयर। दूसरा का लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसको क्या कहते हैं? लीनियर चार्ज डेंसिटी और लाइन चार्ज डेंसिटी, λ2 कूलम पर मीटर। अब दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो फोर्स क्या है पूछा है, फाइंड द फोर्स पर यूनिट लेंथ। व्हाट इज द टोटल चार्ज हियर? अगर ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है तो इनफाइनाइट चार्ज है, ये भी इनफाइनाइट है, तो जो फोर्स होगा फोर्स इनफाइनाइट होगा। फिर निकालना क्या है? निकालना ये है कि व्हाट इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ। इसके ऊपर जितने सारे फोर्स आ रहे हैं, सारे को जोड़ेंगे, इनफाइनाइट होगा। 1 मीटर में कितना फोर्स आ रहा होगा? व्हाट इज द फोर्स पर मीटर लेंथ। इज दैट क्लियर? ये चीज अभी हमें देखना है। सोचिए, पहली बात तो ये है कि ये जो लाइन चार्ज है, इसके ऊपर फोर्स क्यों आएगा? कोई एक चार्ज के ऊपर तो फोर्स तब आता है जब वहां पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर E होगा यहाँ पे, तो फोर्स होगा EQ। तो आई कैन कंसीडर दिस कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर ऑफ चार्जेस हियर इज नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस। हर चार्ज के ऊपर कुछ फोर्स आ रहा होगा, हर चार्ज के ऊपर फोर्स आ रहा होगा। समझ में आ रहा है कि अगर ये इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, यहाँ पर जितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पर भी उतना ही होगा, यहाँ पर भी उतना ही होगा, तो यहाँ पर भी हर जगह बराबर होगा। क्या मुझे आप बता सकते हो कि P पॉइंट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा होगा वो किसके लिए हो रहा है? λ1 के लिए हो रहा है कि λ2 के लिए हो रहा है? थोड़ा ध्यान से सोचें। The electric field at point P is due to λ1 और due to λ2। किसके लिए होगा? सोचो, ये λ1 के लिए होगा। क्यों λ2 के लिए नहीं होगा? देखो λ2 ये है, यहाँ पे कोई एक पॉइंट ले ली, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। दिस λ2, यहाँ पर भी चार्जेस है, यहाँ पर भी चार्जेस है। ये चार्ज के लिए यहाँ पर जितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये चार्ज के लिए यहाँ पर उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, है ना। किसी भी पॉइंट में लो, यू विल फाइंड द ऑपोजिट चार्जेस आर कैंसिलिंग आउट देयर इलेक्ट्रिक फील्ड्स। तो आपको कोई पूछेगा व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे हियर लैम्डा और इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज λ1 by 2 pi epsilon naught d। फॉर्मूला तो याद होगा, इनफाइनाइट लाइन चार्ज के लिए कितना होता है? λ/2 pi epsilon d। ठीक है, अगर ये बात है तो हमें पता करना है, क्या पता करना है कि व्हाट इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ।
Suppose I consider the charges here to be Q1, here Q2, here Q3, Q4, Q5. Say I consider the force on L meter length. ठीक है? Now force on L meter length of the second line charge is equal to EQ1, EQ2, EQ3. Go on reading them. It is E into Q1, Q2, Q3, Q4. Q1, Q2, Q3, Q4 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? The total charge here. Total charge कितना है? लैम्बडा 2 into L. क्योंकि 1 मीटर में लैम्बडा 2 कूलम है, L लेंथ में है लैम्बडा 2 into L. So this is the force on L meter length. What is the force per unit length? 1 मीटर लेंथ में कितना होगा? लैम्बडा 2 into E. E कितना था ये? So it is lambda 1, lambda 2 by 2 pi epsilon naught d. The force per unit length is this much Newton per meter. क्या समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. तो सोचे कि यहाँ पर कोई एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, ये मान लो x एक्सिस, ये y एक्सिस, इट इज अलोंग z एक्सिस, मतलब ऐसा कोई एक पॉइंट x y z हमें पता करना है। अगर हम x y प्लेन पे दिखाएंगे तो z का वैल्यू 0 हो जाएगा। पहले आप सोचो और बताओ, जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे होगा वो नहीं बदलेगा बाय वेरिएशन ऑफ व्हिच पैरामीटर, x, y और z। कौन सा पैरामीटर को बदलने से भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बदलने वाला? कोई एक z को बदलेंगे मतलब ये थोड़ा ऊपर आएगा या नीचे आएगा, क्या फर्क पड़ता है? नहीं, ये लाइन चार्ज है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे हर जगह बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड मिलने वाला है ना। अच्छा, तो z का कोई मतलब है ही नहीं, तो z के ऊपर कोई मायने नहीं है, z कहीं भी हो वो तो पैरेलल टू z एक्सिस जाएगा अगर z को वेरी करेंगे तो। सो दैट इज नॉट गोइंग परफेक्ट। इसका मतलब z कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे है लाइन चार्ज। क्या कोई मुझे गेस करके बताएगा व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट? इधर 1 2 3, कौन सा डायरेक्शन में होगा? इधर इट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ 2, ऐसा है ना, तो इट विल बी इन दिस डायरेक्शन। कोई इनफाइनाइट लाइन चार्ज के लिए ये इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, इसके लिए ये पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, ये पॉइंट में ऐसा है, ये पॉइंट में ऐसा है ना? तो यहाँ पे ऐसा है, तो ठीक है। अब ये पॉइंट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। हमें पता करना है वेक्टोरियल फॉर्म में, तो हम कहेंगे ये पॉइंट कौन है? x y z, कुछ भी लो फर्क नहीं पड़ता है, मैं 0 ले लिया, कैलकुलेशन आसान होगा इसलिए। अच्छा ठीक है, दिखने में इतना सिंपल क्वेश्चन लग रहा है लेकिन उतना ज्यादा सिंपल नहीं, थोड़ा दिमाग लगेगा। अब हमें E निकालना है। एनी वेक्टर E can be written as its magnitude multiplied to a unit vector in its direction। अगर ये पॉइंट को O कहेंगे, ये पॉइंट को P कहेंगे, तो यहाँ पर E क्या है? E का मैग्नीट्यूड क्या है? यू नो, ड्यू टू ए इनफाइनाइट लाइन चार्ज कहाँ है? यहाँ पर। अगर ये डिस्टेंस r है तो ये होगा लैम्बडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन r, जबकि r क्या है? r क्या है भैया? ये है y, ये है x, r इज x स्क्वायर। क्या समझ में आया? Yes. ये E समझ में आया। A कैप क्या है? A यूनिट वेक्टर इन इट्स डायरेक्शन। इस डायरेक्शन मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ OP। इट इज यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ OP। ये OP क्या है? ये OP
ये ओपी ओपी है पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। पी कौन है भाई? एक्स आई कैप वाई जे कैप। ओपी वेक्टर क्या है? एक्स आई कैप वाई जे कैप। तो यहाँ पर आप कहोगे ओपी वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी। ओपी वेक्टर क्या है? एक्स आई कैप वाई जे कैप, मैग्नीट्यूड क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट ओवर। हाँ, ये बात समझ में आए। ठीक है, तो पुटिंग इन इक्वेशन 1, पुटिंग इन इक्वेशन 1 क्या मिला? वेक्टर E इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन r इंटू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट ओवर। और ये चीज भी तो r भी तो वही था, r भी तो वही था। इट इज कमिंग लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन दिस into this r and this r is also the same as this quantity, multiply करो तो x square plus y square whole into कितना? ये वेक्टर है x i के प्लस y j के। क्या आप लोगों का भी यही आंसर आया था? नो सर। नो नो नो, ऑलमोस्ट है। ऑलमोस्ट नहीं होता है मेरे भाई, होता है या फिर नहीं होता है। दुनिया डिजिटल है, 1,0 होता है, 1 है या तो फिर 0 है, ऑलमोस्ट नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे E ड्यू टू ए कंडक्टिंग स्फीयर। और जानकारी आपके पास है क्या है कि हियर इज ए कंडक्टिंग स्फीयर और उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन कैसे होता है। इट इज लाइक दिस, यू नो, दिस इज लाइक दिस। ठीक है, और E was maximum on the surface. It was equal to, say it was Q by 4 pi epsilon r square, where r is the radius. Intensity on surface was Q by 4 pi epsilon r square or sigma by epsilon 0. There is charge per unit area by epsilon 0. मतलब अगर दो स्फीयर का बराबर चार्ज पर यूनिट एरिया है तो इंटेंसिटी एट द सरफेस विल बी सेम। कहने का मतलब है अगर एक बड़ा स्फीयर छोटा स्फीयर दोनों को कांटेक्ट में लाते हैं और फिर लेके दोनों को सेपरेट कर देते हैं, बड़ा और छोटा को अलग अलग कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अभी अगर आप इसमें मान लो चार्ज Q दिए थे, you give a charge Q to this, to the combination, and then you separate. Now this sigma 1, now this sigma 2. What is more? Sigma 1 is more or sigma 2 is more? इक्वल है। कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, इसके सरफेस में या इसके सरफेस में? इंटेंसिटी ऑन द सरफेस इज सिग्मा बाई एप्सिलॉन, दोनों का सिग्मा बराबर है तो इसके सरफेस में इसके सरफेस में बराबर होगा। ठीक है? यस सर। लेकिन ध्यान रखना कि ये दोनों को काफी दूर लेने के बाद, नहीं तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इसके लिए तो होगा, इसके लिए भी हो जाएगा। सो आफ्टर सेपरेटिंग टू इनफाइनाइट डिस्टेंस, दूर ले जाने के बाद ही दोनों का इंटेंसिटी सरफेस पे बराबर होगा। इतना जानकारी हमारे पास है। तीसरा इंपॉर्टेंट जानकारी था कि अगर हम कहेंगे कि इसके लिए बाहर किसी जगह मुझे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ निकालना है, I can consider the entire spherical charge as a concentrated point charge located at the center. बाहर किसी पॉइंट में कुछ निकालना है, मैं भूल जाऊंगा कि स्फीयर है, मैं क्या बोलूंगा, ये कंडक्टिंग स्फीयर था, मैं बोलूंगा कि यस आपको यहाँ पर Q कूलम चार्ज रखा, जो चीज निकालना है निकालो। इतना जानकारी हमारे पास है। For calculation of electrostatic parameters outside a charged conducting sphere, you can consider that sphere as a concentrated point charge located at the center. ये चीज हमारे जानकारी में है। तो कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, उसको आगे बढ़ाएंगे। क्वेश्चन है टू concentric conducting spheres
कंसेंट्रिक, कंडक्टिंग, थीन, हॉलो, कितने सारे एडजेक्टिव लिख रहा हूं देखो, बाद में एक एक एडजेक्टिव को चेंज करते जाऊंगा मैं, थीन को थिक कर दूंगा, कंडक्टिंग को इंसुलेटिंग कर दूंगा, ठीक है। तो फिर आपको देखना है कि कैसे चेंजेस आ रहा है। टू कंसेंट्रिक, कंडक्टिंग, थीन, हॉलो स्फीयर्स of radii r and 2r have charges q and 2q, ठीक है, ठीक है। तो बिट नंबर 1, सो अच्छा, पहले प्लॉट और फाइंड E at any distance x from center, मतलब कॉमन सेंटर। हमें E पता करना है, ये बड़ा छोटा स्फीयर है, ये बड़ा स्फीयर है, हमें E पता करना है सेंटर से x डिस्टेंस पे, ये r है और ये 2r है। क्लियर, हमें इंटेंसिटी पता करना है। वी स्टार्ट विथ क्या दिया, इसमें चार्ज q है, इसमें चार्ज 2q है। सेम क्वेश्चन वी आर गोइंग टू कंटिन्यू फॉर सेवरल बिट्स। बिट नंबर 1 का सॉल्यूशन लिखने की कोशिश करते हैं। एट एनी डिस्टेंस फॉर x लेस देन r, क्या है कोई पहल मान जो बताएगा व्हाट इज e, x लेस देन r मींस 0, इसके लिए भी 0, इसके लिए भी 0, ये दोनों के लिए 0। समझ में आ गया, क्योंकि अंदर है, अंदर तो 0 है, फील्ड अंदर 0 होता है ना। फॉर x लाइंग बिटवीन r एंड x लाइंग बिटवीन r एंड 2r, ठीक है, r एंड 2r के बीच में E का वैल्यू क्या होगा। अब यहाँ पे E किसके लिए होगा, Q के लिए या 2Q के लिए या दोनों के लिए? दोनों के लिए नहीं, नो, यस, ये जो चार्ज है अभी ये पॉइंट इज इनसाइड द बड़ा स्फीयर के अंदर क्या होता है, उसके लिए तो 0 होगा, सिर्फ इसके लिए होगा। कितना हो गया, KQ बाई x स्क्वायर। क्या समझ में आ रहा है? यस सर। For x lying greater than 2r and greater than 2r, that's all। तो क्या बताएगा कोई मुझे, E क्या होगा बाहर। Now x is greater than, सारा चार्ज को एक जगह ले लो, सारा चार्ज को एक ले लो, ये 2q ये q, सबको पॉइंट चार्ज बना दिया, 3q हो गया, 3kq बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, x स्क्वायर। So this way we got the electric field at any distance x from center. Question number 2, same question का बीट नंबर 2। बीट नंबर 2 में पूछा है, बीट नंबर 2 में पूछा है कि बताओ कि प्लॉट फाइंड E at the surfaces of the two spheres, दोनों स्फीयर का सरफेस में बताओ क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इसके सरफेस में कॉल दिस पॉइंट A, कॉल दिस पॉइंट B, EA और EB मुझे निकालना है। ये तो आप लोग फटाफट निकाल दोगे। EA किसके लिए होगा, Q के लिए होगा कि 2Q के लिए होगा कि दोनों के लिए होगा? सर Q के लिए। So it is KQ by R square। EB किसके लिए होगा, Q की 2Q की दोनों के लिए, दोनों के लिए 3KQ by ये डिस्टेंस कितना है 2R का स्क्वायर, सिंपलीफाई करें तो 3KQ by 4R स्क्वायर। ठीक, मैं क्यों लिखा आपको अभी पता चलेगा, क्यों मैं निकाला है दोनों के लिए। प्लॉट वेरिएशन ऑफ E, प्लॉट द वेरिएशन E वर्सेस X।
ई का वेरिएशन प्लॉट करना है विथ एक्स फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू स्फीयर्स। थोड़ा देखो मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूं। ये हो गया बड़का स्फीयर, ये हो गया छोटका स्फीयर। अब ये दोनों के लिए मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड प्लॉट करना है। हमें सब कुछ आता है। ये यहाँ तक एक रीजन रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सप्रेशन, यहाँ तक दूसरा एक्सप्रेशन, बाहर तीसरा। ये आर है, ये 2r है और हमें प्लॉट करना है। पहला चीज है कि जब x लेस देन r था, e 0 था, तो ठीक है e 0 है, e 0 हो गया। फिर क्या हुआ, h बिटवीन r एंड 2r वाज kq by x स्क्वायर और a पे क्या था kq by r स्क्वायर। सडनली राइज कर गया कितना वैल्यू में kq by r स्क्वायर। फिर जैसे हम बाहर गए तो देखिए इट इज चेंजिंग इनवर्सली एज x स्क्वायर, तो मतलब ये घटने लगेगा। थोड़ा सोचो, जस्ट जब अंदर पहुंचेगा, जस्ट अंदर मतलब b तो सरफेस पे, जस्ट अंदर कितना होगा, व्हाट विल बी द वैल्यू मस्ट बी एबल टू नो, इट इज kq by 4r स्क्वायर, है कि नहीं? आपको समझ में आना चाहिए। इट विल बी kq by 4r स्क्वायर, ये kq by r स्क्वायर है, kq by 4r स्क्वायर मतलब इसका 1/4, मतलब घटेगा तो पूरा यहां तक आ जाएगा। कितना हो जाएगा ये kq by 4r स्क्वायर। पहले बताओ समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। आ गया, यस सर। आ गया, आ गया, आ गया, ये आ गया यहां तक। जैसे हम इसको क्रॉस करके बाहर गए, तुरंत क्या हो गया 3kq by 4r स्क्वायर, मतलब ये kq by 4r स्क्वायर था, इसका 3 गुना यहां तक होगा। ये चढ़ गया यहां तक, कितना 3kq by 4r स्क्वायर। उसके बाद जैसे बाहर गए फिर से 3kq by x स्क्वायर, x इज मोर देन 2r नाउ, तो ये फिर से घटने लगेगा and it will become 0 after a long distance। तो आपको ग्राफ प्रॉपर्ली दिखना चाहिए। क्या ये चीजें समझ में आ रहा है? यस यस सर। We are continuing with the same question और यहाँ पे लिख रहा हूं बिट नंबर 4। बिट नंबर 4 में if outer sphere is connected to ground, find what charge flows in ground connection। ठीक है, कितना चार्ज फ्लो करेगा द ग्राउंड कनेक्शन। थोड़ा ध्यान से देखिए, ये हमारा स्फीयर था, छोटा स्फीयर, ये हमारा बड़ा स्फीयर, छोटा बड़ा साथ साथ बैठे हुए थे। अब छोटे की चार्ज था Q, तो उसके चलते क्या होगा, फ्लक्स निकल रहा होगा, इधर होगा -Q और -Q होगा तो बाहर होगा +Q, और बड़े के पास वैसे भी अपना था +2Q। तो बड़े के पास टोटल चार्ज क्या था, इट वाज ओनली, तो सबको जोड़ देंगे तो 2Q है, बाहर वाला सरफेस में 3Q, अंदर वाला -Q। अभी अगर हम इसको ग्राउंड के साथ कनेक्ट करेंगे, सोचना है और बताना है, आउट ऑफ -Q, +Q and 2Q, ध्यान से देखो, -Q, +Q and 2Q which are free charges, मतलब जो आसानी से मूव कर सकते हैं, उनके पास उनके साथ किसी का भी फोर्स उनके ऊपर नहीं, कोई भी उनको पकड़ के नहीं रखा है। क्या पहले सोचते हैं क्या ये -Q चार्ज फ्री है? नहीं, ये +Q इनको सब खींच के रखा होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है उनको पकड़ के खींच के रखा होगा, दे आर नॉट फ्री। ये +Q ये तो फ्री चार्ज है, 2Q ये भी फ्री चार्ज है, तो ये टोटल 3Q जो है दैट विल गो टू ग्राउंड। कितना चार्ज आएगा, -3Q will come from ground and
द चार्ज आउटसाइड विल बिकम 0। तो हम यहाँ पे ऐसे करेंगे, हम कहेंगे कि अल्टीमेटली व्हेन यू क्लोज द स्विच, व्हाट यू ऑब्जर्व आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, after closing the switch, minus 3q charge will go, and charge here becomes 0. Here it is minus q, here it is plus q. If the outer sphere is connected to ground, what is the final charge on outer sphere? What is the final charge on outer sphere? You say it is only minus q. Yes, ये समझ में आना चाहिए आपको। फाइनल चार्ज ऑन आउटर स्फीयर इज माइनस क्यू। ठीक है, तो क्या दिखा, जब आउटर स्फीयर को ग्राउंड के साथ जोड़ दिए, फाइनल चार्ज ऑन आउटर स्फीयर इज माइनस क्यू। सोचने की दूसरा तरीका भी है, यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल, उसको हम लोग देख लेंगे बाद में। फिलहाल हम लोग जितना नॉलेज है उसके साथ कर रहे हैं। सेम क्वेश्चन को हम लोग पोटेंशियल की कंसेप्ट में कहेंगे और कहेंगे कि आउटर स्फीयर को ग्राउंड के साथ जोड़ दो तो उसका पोटेंशियल 0 हो जाता है। तो इसमें कितना चार्ज है, इसका पोटेंशियल प्लस इसका पोटेंशियल मिलके 0। ये तो क्यू है, ये कितना है निकालोगे, ऑटोमेटिकली माइनस क्यू निकलेगा। बट देन नाउ वी आर थिंकिंग विथ आवर ab initio प्रिंसिपल, विथ आवर फंडामेंटल प्रिंसिपल एंड फंडामेंटल नॉलेज। हम जानते हैं कि व्हेनेवर ए conducting charged body is connected to ground, the free charges are neutralized। पहले में लोकेट किया कौन कौन फ्री चार्ज है, यहाँ पे अंदर का चार्ज फ्री चार्ज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज इनको खींच के पकड़ के रखा है, चारों तरफ से मूव करने ही नहीं देगा, फ्री चार्ज नहीं है। अच्छा याद करो, जब कोई एक क्यू कूलम चार्ज को किसी एक कंडक्टर के पास रखते थे, इधर नेगेटिव चार्ज आता था, इधर पॉजिटिव चार्ज आता था। इसको ग्राउंड के साथ जोड़ोगे तो ये न्यूट्रलाइज हो जाता था, इसको ग्राउंड के साथ जोड़ोगे ये न्यूट्रलाइज नहीं होता था। क्यों? क्योंकि सारा चार्ज को ये पकड़ के रखता था, छोड़ेगा तब ना ये जाएंगे, है ना, ये न्यूट्रलाइज नहीं होते थे। खैर, तो ये हो गया आपका how much charge flows through the ground connection। you say minus 3q charge comes from ground, ऐसा आप कह सकते हो, क्योंकि नेगेटिव चार्ज ही तो फ्लो करता है, पॉजिटिव चार्ज कहाँ फ्लो करता है। ठीक है ना। नाउ बीट नंबर 5, बीट नंबर 5 में क्या दिया है, बीट नंबर 5 में दिया है with outer sphere connected to ground, plot E versus X डायग्राम। आउटर स्फीयर को ग्राउंड के साथ जोड़ते हुए आपको E वर्सेस X डायग्राम करना है, E वर्सेस X डायग्राम करना है। ठीक है, अब आउटर स्फीयर, पहले सोचो, अब ये ग्राउंड कनेक्शन करने के बाद हुआ क्या है, सिर्फ ये बाहर वाला सरफेस में जो चार्ज था वही बदला है। इंडीड, बाहर वाला सरफेस में जो चार्ज था वही बदला है, बाकी सब तो बरकरार है। मतलब बाहर वाला सरफेस के चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा था दैट विल बी ओनली अफेक्टेड। अब ये तीनों पार्ट को देखिए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर वाला चार्ज के चलते अफेक्टेड होता है? रीजन 1, 2, 3, रीजन 3, मतलब दिस पार्ट विल बी अफेक्टेड, रेस्ट विल बी रिमेनिंग सेम। रेस्ट मतलब जस्ट अंदर तक, यहां तक का तो इलेक्ट्रिक फील्ड वही रहेगा, बाकी बाहर का क्या होगा हमें सोचना है। तो ये पार्ट तो अफेक्टेड नहीं होगा। ठीक है, अब यहां तक का जो था वही रहेगा, वो हमें समझ में आ चुका है। थोड़ा ध्यान से देखना बेटा यहाँ पे। अब हम कहां तक पहुंच गए हैं, ग्राफ करते करते अंदर तक पहुंच गए हैं, जस्ट इनसाइड। जैसे ही हम बाहर गए, अब बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किसके लिए होगा? यहाँ पर है Q, यहाँ पर है माइनस Q, बाहर कुछ नहीं है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सारे चार्ज को कंसंट्रेटेड पॉइंट चार्ज बनाओ, Q माइनस Q दोनों एक जगह कंसंट्रेट हो गए तो कितना चार्ज हो गया? 0, है कि नहीं? टोटल चार्ज हो गया 0।
So what is the electric field here? 0. Or सोचो using Gauss law, if you imagine a closed surface, what is the net flux coming out? Q enclosed by epsilon. What is Q enclosed within the surface? Q and minus Q मिलके हो गया 0. Gauss law से भी समझाते हैं. There is no net charge inside the surface 0. तो कोई फ्लक्स नहीं निकलेगा, तो हो जाएगा no electric field. तीसरा तरीके से सोचो, ये प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है, कैसे अरेंजमेंट है सोचो तो अंदर वाले पे प्लस क्यू चार्ज है, कितना प्लस क्यू है, बाहर वाले पे माइनस क्यू है। अब ये हर प्लस क्यू से फ्लक्स निकलेगा जाके माइनस क्यू के पास खत्म हो जाएगा, और बाहर किसी जगह तो कोई भी फ्लक्स नहीं है क्योंकि सारा फ्लक्स तो आके खत्म हो गए। फ्लक्स गोज फ्रॉम दी पॉजिटिव चार्ज टर्मिनेट्स एट दी नेगेटिव चार्ज। क्या मैं तीनों तरीके से आपको समझा पाया कि बाहर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा? यस, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, बाहर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, तो ग्राफ क्या होगा? क्लुक क्लुक रिपीटिंग। ग्राफ का वेरिएशन आपको दिख गया। द ग्राफ इज नाउ लाइक दिस, k3/r², 3k3/4r², k3/4r², सब कुछ हमें दिख गया। लेकिन हाँ, ये वाला चीज गायब हो गया। ये क्या था? ये कुछ नहीं था, सरफेस पे था, ये गायब हो गया। नाउ द डायग्राम इज लाइक दिस, so there is no electric field outside, and this is what is the variation of E with the distance from center. ठीक है? क्या everything you are understanding or standing under? Understanding. बढ़िया है। ऊपर से तो नहीं जा रहा है, ठीक है? ठीक है, अब और एक कंसेप्ट देता हूं, समझने की कोशिश करना। और तो ये क्वेश्चन, ए hollow thin conducting sphere has surface charge density sigma coulomb per meter square. Find electrostatic pressure in or on the surface. हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर पता करना है ऑन दी सरफेस। क्या है कि कोई एक होलो कंडक्टिंग स्फीयर है, तो उसमें चार्ज दे देंगे तो हर जगह चार्ज तो होगा ही। चार्ज इज नाउ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन दी सरफेस, बट ऑन दी सरफेस देयर बी सम इलेक्ट्रिक फील्ड। दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड लाइक दिस आउटवर्ड्स। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा हुआ तो ये जोन में जो चार्ज है उनके ऊपर फोर्स ऐसे आएगा। अगर फोर्स ऐसे आएगा तो दैट फोर्स पर यूनिट एरिया विल बी ए प्रेशर, मतलब द स्फीयर इज ट्राइंग टू एक्सपांड। अगर हम कोई एक बबल ले लेते हैं, सोप बबल को अगर हम कुछ चार्ज दे देंगे, बबल देखो ना, डिटर्जेंट पानी में डालो, मिलाओ, घोला बनाओ, छोड़ दो तो बबल बन गया। बबल को अगर हम कुछ चार्ज दे देंगे, कहां से देंगे सर? चार्ज मिलता है क्या मार्केट में? अरे आप कोई भी दो चीज को रगड़ दो, किसी एक कॉम को या फिर किसी एक प्लास्टिक को किसी के साथ रगड़ दो, इसको टच करवा दो धीरे से, नाउ इट इज चार्ज्ड। वंस इट इज चार्ज्ड, व्हाट विल नोटिस? द बबल विल रिमेन एज इट इज, और इट विल श्रिंक, और इट विल ग्रो, एक्सपैंड। इट विल एक्सपांड। ये एक्सपांड क्योंकि हर एक पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स आएगा, तो ये क्या होगा? ये एक्सपांड करेगा। अच्छा, अगर पॉजिटिव चार्ज देंगे तो एक्सपांड करेगा। अगर सब कुछ समझ में आ रहा है, और बताओ अगर हम नेगेटिव चार्ज देंगे तो एक्सपांड करेगा कि कंट्रैक्ट करेगा? कॉन्ट्रैक्ट।
नेगेटिव चार्ज देंगे तब भी देयर विल बी रिपल्सन। अब क्या होगा अगर नेगेटिव चार्ज दे दिए तो? देखो यही तो गड़बड़ है देवेश, है? यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा? ऐसे होगा, एंड हर एक नेगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स बाहर की तरफ आएगा, तो अब भी एक्सपांड करेगा। आप पॉजिटिव चार्ज दो या नेगेटिव चार्ज दो, देयर विल बी ए म्यूचुअल रिपल्सन। ड्यू टू रिपल्सन दे विल ट्राई टू ग्रो। Is it understood? सर एक और ये नेगेटिव वाला समझना है। एक बार और बताना है, मतलब समझ में नहीं आया कि मेरा वॉइस ज्यादा सुरीला लग रहा है? सर इंटरनेट प्रॉब्लम है कि इंट्रानेट का? चलो देखो इधर, ये कोई एक बबल है, इसको अगर हम नेगेटिव चार्ज दे देंगे तो ये ढेर सारे नेगेटिव चार्ज हो गए उसके ऊपर। अब ये नेगेटिव चार्ज सारे एक दूसरे को रिपेल करेंगे कि नहीं करेंगे? ये चार्ज ये दोनों मिलके इसको, ये चार्ज को इधर को रिपेल करेंगे, क्योंकि ये इधर करेगा ये इधर करेगा, नेट होगा ऐसे। हर एक दो चार्ज इसको इधर ही रिपेल करेंगे, तो हर एक चार्ज के ऊपर ऐसे रेडियली आउटवर्ड फोर्स आएगा, रेडियली आउटवर्ड फोर्स आएगा। तो क्या होगा? चार्ज कैन नॉट गो, चार्ज कंटेन्स मास, इट इज ओनली मास, सो मास एक्सपांड कर जाएगा, चाहे आप पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, म्यूचुअल रिपल्सन तो होना ही है, सो द बबल विल एक्सपांड। अब कोई एक कंडक्टिंग स्फीयर है और इसको हम ऐसे चार्ज दे रखे हैं और हम पूछ रहे हैं कि जब ये एक्सपांड करने की कोशिश कर रहा होगा तो इसमें कुछ प्रेशर होगा। जैसे आप किसी बैलून में हवा भरते हो, the balloon is trying to grow at every point, at every small area of the balloon there is a outward force, force by area is the pressure. Okay, we want to know the pressure. सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन ऐसा है, आप अगर इस कितना चार्ज है, चलो क्या दिया है, सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर दिया है, जस्ट इनसाइड E, इनसाइड कितना 0, E आउटसाइड कितना सिग्मा बाई एप्सिलॉन, है ना, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर। तो सिग्मा भी एप्सिलॉन होता था क्या? हाँ, Q बाई 4 पाई आर स्क्वायर हो जाता था सिग्मा भी एप्सिलॉन। अब देखो यहाँ पे और यहाँ पे ये थीन है, ये थीन स्फीयर है, दिया है कि थीन होलो स्फीयर है, फिर भी मैं थोड़ा माइक्रोस्कोपिकली देखना चाहता हूं। ये स्फीयर का वाल है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0, और हम कहेंगे कि ओवर एनी स्मॉल लेंथ इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ वेरिएशन हुआ होगा, लेकिन दिस लेंथ इज वेरी स्मॉल, व्हाटएवर मे बी द वेरिएशन, E का वेरिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x कैसा भी हो, एक छोटा सा सेक्शन इज ऑलवेज ए स्ट्रेट लाइन। फॉर एनी कर्व यू टेक ए स्मॉल सेक्शन इज ऑलवेज ए स्ट्रेट लाइन। तो हम कहेंगे यहाँ पर लीनियर वेरिएशन हो रहा है। नहीं समझ में आ रहा है तो एक्सेप्ट कर लो, ज्यादा दिमाग पर लोड मत लगाओ, ठीक है ना, दिमाग वीक हो जाएगा। तो देयर इज ए लीनियर वेरिएशन, तो हम कहेंगे एवरेज E क्या हो गया, E in प्लस E out by 2 is sigma by 2 epsilon 0, ये हो गया एवरेज E। मतलब इस मटेरियल में हर जगह आपको एवरेज E क्या मिलेगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0, ठीक है। अगर ये बात है तो फोर्स ऑन एन और एरिया ds कितना होगा, E एवरेज इंटू ds कितना, ds एरिया में कितना फोर्स होगा, P इक्वल टू Q क्या है, सिग्मा इंटू ds। कोई एक ds एरिया में कितना फोर्स आएगा, ds एरिया में कितना चार्ज है, चार्ज कितना है सिग्मा इंटू ds, और इलेक्ट्रिक फील्ड एवरेजली ये है, तो जो फोर्स आएगा वो ऐसे आएगा, ठीक है। तो वैल्यू डालें एवरेज का, इट इज सिग्मा स्क्वायर ds बाय 2 एप्सिलॉन 0, दिस इज द फोर्स। देन व्हाट इज द प्रेशर, इट इज फोर्स बाय एरिया, दैट इज F बाय ds एरिया पे इतना फोर्स आ रहा है, सो इट इज सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन 0,
So you say if it is a thin hollow sphere only, remember this must be thin. अगर ठीक हो गया चीजें बदल जाएंगी, ठीक हो जाएगा तो ऐसे नहीं कर पाएंगे। लेकिन कुछ भी हो जाए आप याद रखो फॉर थीन और थिक, आप याद रखो कि प्रेशर विल बी प्रोपोर्शनल टू सिग्मा स्क्वायर बाय एप्सिलॉन जीरो। वैल्यूज बदल जाएंगे सिग्मा स्क्वायर बाय एप्सिलॉन जीरो। और एग्जैक्टली दिस चीज हैज कम इन जेई एडवांस। जेई एडवांस में आ चुका है, द प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू सिग्मा, प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू सिग्मा स्क्वायर, ऐसे करके दिया था। समझ में आ रहा है क्या? ये सिग्मा स्क्वायर बाय एप्सिलॉन जीरो होगा फॉर थीन और थिक स्फीयर नो एमिटर P is proportional to sigma square by epsilon 0. But if it is a thin conducting hollow sphere, तो you see it is sigma square by 2 epsilon 0. ठीक है, कोई hollow sphere के लिए इंटेंसिटी कुछ ऐसा होता है। सॉरी, जो प्रेशर जो होता है तो प्रेशर कुछ ऐसा होता है। मतलब कोई एक thin hollow sphere है, उसको अगर चार्ज दे दोगे वो एक्सपांड करेगा, कड़कड़ाक करके टूटेगा। Less flow because there is a severe repulsion between the charges. The sphere may break. ठीक है? The sphere may break. तो ये हो गई बात। क्या ये सबको थोड़ा थोड़ा समझ में आया? Yes sir. Yes sir. ओके ओके। आपके मन में क्वेरी आ रहा है कि थिक होलो स्फीयर के लिए तो क्या होगा आंसर? सी, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, हम लोग जो रूल्स रेगुलेशंस पढ़ रहे हैं दीज आर ऑल बाउंडेड बिटवीन टू लिमिट्स। बहुत लोअर लेवल में जाएंगे और फिर बहुत हायर लेवल में जाएंगे, दिस फॉर्मूला विल नॉट बी एप्लीकेबल। जैसे हम कहते हैं कि कोई कंडक्टिंग स्फीयर को आप अगर कुछ चार्ज दे दोगे तो चार्ज विल बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब हर जगह आपको चार्ज पर यूनिट एरिया बराबर मिलेगा। सपोज हम एक इलेक्ट्रॉन देंगे तो कहीं ना कहीं तो रहेगा, फिर चार्ज पर यूनिट एरिया हर जगह बराबर होगा क्या? 1 2 10 15 टू इलेक्ट्रॉन दिए तो बीच में भी स्पेस रह जाएगा जहां पर चार्ज पर यूनिट एरिया विल बी 0। तो हम लोग वाइड गैप लेके इसके बीच में काम कर रहे हैं। पूरा फाइन स्टेट में जाएंगे तो थिंग्स विल बी टोटली डिफरेंट। सो व्हाटएवर रूल्स, कूलम्ब्स लॉ, गॉस लॉ, दीज आर नॉट यूनिवर्सल लॉज। जैसे न्यूटन्स लॉ था ग्रेविटेशन का, बट यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सिमिलरली कूलम्ब्स लॉ, गॉस लॉ, ये सब यूनिवर्सल लॉ नहीं है। काफी नैरो एक रीजियन में ही ये लोग काम करते हैं, इसलिए तो उनका लिमिटेशन के बारे में पढ़ते हैं। अब हम कहेंगे कि कोई एक स्फीयर है, सारे चार्ज सरफेस में, सारे चार्ज सरफेस में मतलब क्या ऐसे ऐसे बैठे हैं चार्ज? माइक्रोस्कोपिकली देखोगे तो द चार्जेस आर लाइक दिस? नो, द चार्जेस आर नॉट लाइक दिस। हाउ द चार्जेस आर? द चार्जेस आर अवेलेबल एट द सरफेस। What is the thickness of the charge? What is the size of the charge? Oh, that again depends upon the type of atoms, है ना? क्योंकि वो एटम में चार्ज है। So हम लोग जो कहते हैं सरफेस मतलब पूरा बाहर आ गया, नहीं। इसलिए जो वेरिएशन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, इट इज नॉट क्लियरली नोन। कुछ लोग रिसर्च कर रहे होंगे निकालने के लिए, क्योंकि हमें जरूरत नहीं है, बल्कि हम कभी रिसर्च नहीं किए और निकाले भी नहीं है कि क्या होगा इंटेंसिटी, एवरेज इंटेंसिटी फॉर ए थिक होलो स्फीयर। इसलिए वो भी आपको नहीं पूछेंगे, ठीक है? कोई भी आपको नहीं पूछेंगे। वेल, आगे बढ़ते हैं। एक थिक होलो स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। लेट मी ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए थिक होलो स्फीयर। एक सिंपल सा केस देता हूं, देखता हूं आप लोग अपना दिमाग लगाओ, इतनी सारा नॉलेज दे चुका हूं। कंसीडर, ये हो गया क्वेश्चन, कंसीडर ए थिक hollow sphere, hollow conducting sphere of inner radius are 2r and outer radius 3r. A charge q, a solid conducting sphere of radius r and charge q
कॉन्सेंट्रिकली प्लॉट E वर्सेस X। क्या दिया है? दिया यूं है कि यहाँ पर कोई एक कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है, थिन नहीं है, ठीक है। क्या दिया है? ये जो थिक स्फीयर है इसका इनर रेडियस दिया है, आउटर रेडियस दिया है, उसके अंदर एक छोटा स्फीयर है, ठीक है, उसके अंदर एक छोटा स्फीयर है ऐसे, और ये छोटा स्फीयर का रेडियस r है, इसका रेडियस 2r है, इसका रेडियस 3r है, और कहां पर कंडक्टर है? द कंडक्टिंग स्फीयर इज हियर। ये कंडक्टर है, ठीक है, दिस इज व्हाट इज कंडक्टर एंड दिस इज आल्सो कंडक्टर। बीच में एयर गैप है, बीच में एयर गैप है। अब हमें पूछा गया है कि अंदर वाले जो स्फीयर है उसको अगर हम चार्ज Q दे देंगे तो बताओ हाउ विल बी द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, हाउ विल बी द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वी वांट टू ड्रॉ, ठीक है। तो चलो पहले में क्या किया, इसको Q चार्ज दे दिया, कुछ नाम देता हूं, ये पॉइंट को A, ये पॉइंट को B, ये पॉइंट को C। क्या मुझे कोई मदद करेगा बताने में? व्हाट विल बी E at A? E at A, अब पहले हाँ ऑब्वियसली KQ by R square। E at B, E at B क्या हो जाएगा? इट इज KQ by नो, B मतलब जस्ट इनसाइड, हाँ X हम कहेंगे इट इज X is equal to R, ये X is equal to 2R माइनस मतलब 2R से थोड़ा सा कम है, सो KQ by 4R स्क्वायर। अच्छा E at B फॉर X is equal to 2R प्लस थोड़ा सा ज्यादा, कितना होगा? क्योंकि कंडक्टर है ना, 0। आई गेटिंग? ये कंडक्टर है तो इसके अंदर क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड 0। पर वैसे समझ में नहीं आता है, वैसे भी सोचो, ये Q है तो यहाँ पर चार्ज होगा -Q, अगर यहाँ पर चार्ज हुआ -Q तो यहाँ पे चार्ज होगा +Q। अब यहाँ पे सोचो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? व्हाट इज टोटल चार्ज एनक्लोज्ड विद इन दिस सरफेस? यू से Q - Q 0, है ना। तो बाहर किसी पॉइंट में क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड? Q के लिए -Q के लिए कितना होगा? 0 होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हियर इज 0। नाउ EC कहां पर? X is equal to 3R माइनस, कोई बताएगा? 3R माइनस, 3R यहां तक है, 3R माइनस मतलब जस्ट इनसाइड, कितना होगा? 0। एंड X गेट इक्वल टू 3R प्लस और X ग्रेटर देन 3R। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो क्या है ग्रेटर देन 3R मतलब बाहर, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो कौन से चार्ज के लिए? जो चार्ज इस सरफेस के अंदर है। क्या चार्ज है? Q - Q मतलब Q ही है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? KQ by X square। Are you getting? Now you can concentrate whole charges at the center। सेंटर में क्या है? Q - Q मिलके हो गया Q, क्योंकि Q ही तो चार्ज था। अब ये सारा चीज को थोड़ा ध्यान से देखो और मैं लिखना चाहता हूं 10। क्या मिला? E is equal to KQ by और E is equal to 0 for X less than R is equal to KQ by X square for X lying between R and 2R, 2R माइनस को, and is equal to 0 for और 2R, ठीक है 2R माइनस क्या है तो इक्वल टू नहीं लिखे, लेस देन लिखे, for X greater than 2R and less than 3R and equal to KQ by X square। ध्यान से देखना, for X greater than 3R मतलब एक्सप्रेशन एक ही है, यहां पर जो एक्सप्रेशन था यहां पर वही है, एक्सप्रेशन तो हर जगह बराबर है,
ठीक है ना। ये हमें कंक्लूजन मिल गया इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ग्राफ था E वर्सेस X, यहाँ पर भी वही है। तो प्लॉट करके थोड़ा देखें कैसे दिखते हैं ये लोग, थोड़ा सा प्लॉट करके देखें। प्लॉट करके देखेंगे तो हम कहेंगे ये हो गया ऐसा, ये हो गया ऐसा, ये हो गया ऐसा। अब प्लॉट करना है, प्लॉट करना है तो कैसे प्लॉट करेंगे, कहेंगे अंदर 0, ठीक है 0, फिर क्या हुआ जैसे सरफेस में आए, सरफेस में क्या है तो क्या हो जाएगा KQ/R², सॉरी ये गया KQ/R², ये हो गया KQ/R²। फिर क्या हुआ, फिर जैसे जैसे गए घटने लगा, घटने लगा KQ/X²। फिर यहाँ पर जोन में क्या हो गया 0, डायग्राम गोज लाइक दिस, डायग्राम गोज लाइक दिस। फिर यहाँ से यहाँ पर एक्सप्रेशन कौन सा है KQ/X²। अगर ये थिक हॉलो स्फीयर नहीं होता तो डायग्राम कुछ ऐसा होता। अब खाली हुआ क्या है, एक्सप्रेशन वही है, देखो KQ/X² है दोनों जगह, मतलब एक्सप्रेशन इज सेम, खाली ये पार्ट में 0, मतलब डायग्राम विल गो लाइक दिस, द डायग्राम विल गो लाइक दिस। खाली समझाने के लिए कि दोनों एक ही ग्राफ के पार्ट से आप इसको ड्रॉ कर सकते हो ऐसे। अदरवाइज द वेरिएशन ऑफ E इज नाउ क्लियरली सीन, इट इज गोइंग लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, इट गोज लाइक दिस। समझ में आया क्या, क्या मैं समझा पाया? Yes, sir. Yes, it goes like this. This is the variation of E due to the thick hollow sphere. अंदर इसका 0 है, समझ में आया? ठीक है, Yes. ठीक। चीजें एनालिसिस के हैं, आप जितना एनालाइज करोगे उतने बढ़िया से समझ में आएगा। हाँ, तो मेरे ख्याल से हम लोग आज इतने ही करेंगे। आप लोग थोड़ा क्वेश्चन को, वीडियो को बार बार देखो, बढ़िया से इस क्वेश्चन को एनालिसिस करो, समझो, ठीक है। और डायरेक्ट फॉर्मूला को तो आप ये सब करने के लिए आपको ये सारा फॉर्मूला कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा। जो गॉस लॉ का बीट नंबर 3 हम लोग का हो गया। हाँ बोलिए। कूलॉम्स लॉ का थ्योरी लेवल की वीडियोस नहीं किए, उनके लिए तो ये क्लास धुआंधार लगेगा, उनको कुछ समझ में नहीं आएगा। सो यू मस्ट फर्स्ट गो थॉरोली विद द प्रीवियस वीडियोस, उसके बाद ये सब करने से आपको दिमाग में ठीक हलचल लगेगा और समझ में आएगा। नहीं तो दिमाग हिलेगा भी नहीं, क्या बोल रहा है, तेलुगु जैसे लग रहा है ना, ऐसे लगेगा, कुछ समझ में आएगा नहीं। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं।